हेलो ऑल, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले न्यू चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप बोलेंगे सर आप तो सभी चैप्टर को इंटरेस्टिंग बोलते हैं, सभी चैप्टर को एकदम मजा आएगा बोलते हैं। और सभी चैप्टर में मजा आता भी रहेगा, आई थिंक सो, क्योंकि चैप्टर इंटरेस्टिंग ही है। सभी चैप्टर्स बहुत सही सही चैप्टर्स है, पढ़ने में कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नया समझ में आता है। करेक्ट है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो, चैप्टर पढ़ने का मजा कब आता है? जब चैप्टर समझ में आ जाए। रट्टा मार के तो सभी जाते हैं, तो कुछ चीजें रट्टा मारना वो सही बात भी होती है, पर कुछ चीजें जब समझने वाली बात है उनको समझ के पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जो चैप्टर है, चैप्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये दिखाई देगा 6 to 8 मार्क्स के बीच में। ठीक है, ये चैप्टर दिखाई देगा एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स के लिए, जो काफी अच्छा वेटेज रखता है। करेक्ट है। और चैप्टर बहुत अच्छा, फॉर्मूले जरूर आएंगे, जरूर फॉर्मूले। ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्मूलेस के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, फॉर्मूलेस तो आएंगे ही इसमें। पर कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, समझ के करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज कोरिलेशन, सेकंड पार्ट इज रिग्रेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन के बारे में, और कोरिलेशन के एमसीक्यूज को आज हम सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है रिग्रेशन वाला पार्ट, रिग्रेशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन। अब कोरिलेशन, ये नाम बता रहा है कि को रिलेशन मतलब दो लोगों का रिलेशन। को रिलेशन मतलब दो लोगों के बीच में रिलेशन। तो को रिलेशन, ये जो टॉपिक है, दिस इज यूज्ड फॉर टू वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल आता था, सिंगल वेरिएबल, दैट इज एक्स, एंड उसका फ्रीक्वेंसी दिया होता था। तो अभी हमारे पास आएगा एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स, और टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है। सिंपल एग्जांपल से सभी चीजें को समझेंगे। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ तुम घर से लेकर स्कूल जा रहे हो या घर से लेकर क्लास जा रहे हो, करेक्ट है। तो जब तुम घर से स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, तो तुम्हारे अगर टाइम जो है, अगर तुमने सपोज टू व्हीलर पे जा रहे हो, तो टू व्हीलर पे अगर तुमने स्पीड इंक्रीज कर दिया, अगर एवरेज स्पीड जो तुम्हारी होती है उससे तुमने स्पीड अगर इंक्रीज कर दिया, तो गाड़ी का स्पीड तुमने अगर इंक्रीज किया, तो तुमको घर से लेकर कॉलेज पहुंचने का टाइम टाइम क्या हो जाएगा? टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स के बारे में बात किया। फर्स्ट वेरिएबल इज स्पीड, सेकेंड वेरिएबल इज टाइम। तो जैसे जैसे तुमने स्पीड बढ़ाई, तो तुम्हें कॉलेज पहुंचने का टाइम वो क्या हो गया? कम होते गया। जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ी वैसे टाइम कम हुआ, और थोड़ी स्पीड बढ़ गई तो वैसे ही और थोड़ा टाइम कम हो गया। मतलब दो वेरिएबल के बीच में कुछ तो रिलेशन है। हमने सिर्फ चेंज किसको किया? स्पीड को चेंज किया। हमने टाइम को कुछ बोला क्या? उसको कुछ बोला भी नहीं, पर उसने क्या किया? उसने देखा हाँ ये स्पीड बढ़ रहा है तो मुझे कम होना पड़ेगा। मतलब उसने क्या किया? अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज अगर कम हो रही है, उसी तरह से तो दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन हुआ। मतलब ही बाय डिफॉल्ट एक चीज को मैंने बढ़ाया तो दूसरा चीज अपने आप कम हुआ। तो मतलब ही देयर इज सम रिलेशन बिटवीन देम, कि इसके वजह से इसमें इफेक्ट हो रहा है। करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। करेक्ट है। अगर मार्केट में मोबाइल के प्राइजेस कम हो गए, मोबाइल के प्राइसेस अगर मैंने कम कर दिए, तो मोबाइल का डिमांड जो है, मोबाइल का सेल मार्केट में बढ़ जाएगा। किसी भी चीज का अगर रेट कम हो जाए, अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा हो, तो उसका सेल, उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है। तो देखना हमने क्या किया? सिर्फ प्राइस को कम किया, हमने किसी को कुछ बोला क्या? नहीं। प्राइस कम किया तो डिमांड अपने आप बढ़ने लग गया। मतलब ये दोनों चीजों में कुछ तो रिलेशन है, and that relation is known as correlation, that the two variables are correlated, x and y। मतलब जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा स्पीड एंड टाइम, बोथ द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। सेकंड एग्जांपल में देखा प्राइस एंड डिमांड, बोथ द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। तो बेसिक समझ में आया। जब एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, या तो कुछ ऐसा भी हो सकता है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। करेक्ट है। अगर एक में इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड चीज भी इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको भी क्या बोलेंगे? को रिलेटेड। करेक्ट है। अब कोरिलेशन में इसमें सेकंड एग्जांपल क्या था? अगर सपोज एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो ये कब होगा? सपोज एग्जांपल हम लेते हैं कोरिलेशन में, पॉजिटिव का लिए। हाँ,
अभी जैसे नॉलेज एंड स्टडी का एग्जांपल ले लो, करेक्ट। अभी जैसे नोट्स में मैंने दिया है ये एग्जांपल, क्या जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे, जैसे जैसे मैंने स्टडी किया, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, शुभम सर ने बहुत भारी पढ़ा है, करेक्ट है ना। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जैसे जैसे हमने पढ़ते गए वैसे वैसे हमारा नॉलेज बढ़ता गया। हमने नॉलेज को कुछ बोला क्या? नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ स्टडी करते गए। जैसे जैसे शुभम सर ने बताया वैसे हमने स्टडी किया। तो जैसे जैसे मैंने स्टडी किया वैसा वैसा मेरा नॉलेज बढ़ता गया। तो एक चीज इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से दूसरा चीज भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और दूसरे फर्स्ट स्टार्टिंग में एग्जांपल देखे थे, एक बढ़ा तो दूसरा घट रहा है, मतलब रिलेशन तो है। वो कैसा रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। रिलेशन तो है, इसलिए दोनों वेरिएबल्स को बोला था दे आर को रिलेटेड। अब देयर आर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आता है फर्स्ट टाइप, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। फर्स्ट आता है पॉजिटिव, फर्स्ट आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। जैसे अभी पता है मैंने, स्टडी करते जाओ तुम्हारा नॉलेज अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे तो ये क्या होगा, हमने अगर एक चीज किया, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है। उसी तरह से अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही है, करेक्ट है। अगर एक चीज डिक्रीज दूसरी चीज भी डिक्रीज, तो दोनों भी वेरिएबल जो है या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या तो दोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों वेरिएबल्स को बोला दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। मतलब एक ने जैसा रिएक्ट किया दूसरा भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम होगा। तो उसको हम बोलेंगे दे बोथ वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। बहुत सिंपल है। ये तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल जा सकते हैं थियरी बेस में कि अगर ऐसा कुछ है तो ये कौन सा टाइप ऑफ कोरिलेशन है, करेक्ट है। एंड सेकंड अगर मैं बोल रहा हूं, सेकंड दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर हमने मोबाइल के प्राइसेस बढ़ा दिए मार्केट में तो उसका सेल ड्रॉप हो जाएगा, सेल्स उसके कम हो जाएंगे। वहीं पे अगर मोबाइल के प्राइसेस कम कर दिए तो उसका सेल, उसका डिमांड मार्केट में बढ़ते जा रहा है। एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज ऑपोजिट रिएक्ट कर रही है। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं तो ऊपर जाऊंगा, करेक्ट है। ये बोलेगा मैं ऊपर जाए तो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नीचे जाऊंगा। तो अगर ऐसा कुछ रिएक्शन दिखाई दे जहां पे एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो बोथ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। मतलब दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन, दोनों भी, एक यहाँ पे जाएगा तो मैं बोलेगा मैं यहाँ पे जाऊंगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन। दैट मींस द बोथ वेरिएबल्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। और यहीं पे थर्ड आता है, दैट इज जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन। अब जीरो कोरिलेशन क्या होता, एक सेकेंड, जीरो कोरिलेशन, बस। अब जीरो कोरिलेशन क्या होता है, जब दोनों में भी कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों वेरिएबल्स में कुछ भी रिलेशन नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन। मतलब ही तुम्हारा आईक्यू लेवल और तुम्हारे शूज का साइज, इसमें कुछ रिलेशन है क्या? मतलब ऐसा कुछ बोल सकते क्या कि तुम्हारा शूज का साइज अगर बढ़ा तो तुम्हारा आईक्यू लेवल भी बढ़ा, करेक्ट है। शूज का साइज अगर कम तो आईक्यू लेवल भी कम, करेक्ट। एक पर्टिकुलर इसमें अगर बात करें तो ये पे क्या होता है, दिस इज नॉट कोरिलेटेड। मतलब ही दोनों बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन, करेक्ट है। तो अगर हम सपोज सिंपल एग्जांपल, और जीरो कोरिलेशन का क्या हो सकता है, देखना इसमें क्या लिखा है मैंने। अच्छा वही दिया है एग्जांपल, नोट्स में भी देखना वही एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, कि अगर इंटेलिजेंस और शूज का साइज इससे कुछ लेने देना नहीं है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर घर में अगर आप सपोज शर्ट्स, शर्ट सपोज यहाँ से फट गया, सपोज तो हमने मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा यहाँ से शर्ट फट गया, तो मम्मी क्या बोलेगी, और गेम खेलो। मतलब दोनों में भी कुछ रिलेशन नहीं है, और मोबाइल में खेल ले, मतलब इसमें कुछ रिलेशन है क्या, मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ और शर्ट फटना, इसमें कुछ भी को रिलेशन नहीं। मतलब ही दे आर अनकोरिलेटेड, मतलब जीरो को रिलेशन है दोनों भी टर्म्स में, करेक्ट है। तो होप सो तीनों टाइप्स बहुत आसानी से समझ में आ गए, करेक्ट है। तो इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब ही अगर दोनों के बीच में रिलेशन है तो रिलेशन कैसा है वो देखा हमने, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो जीरो हो सकता है। अब ये रिलेशन कितना स्ट्रांग है, मतलब अगर पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव कोरिलेशन कितना स्ट्रांग, नेगेटिव कोरिलेशन तो नेगेटिव कोरिलेशन कितना स्ट्रांग है, वो पहचानने के लिए हमको उनका बीच में रिलेशन निकालना पड़ता, मतलब मेजर करना पड़ेगा। तो हमको निकालना पड़ेगा मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को हम सबसे पहले डिनोट करते हैं विथ स्मॉल आर, उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसे बोला जाता
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हिच इज रिटन एज स्मॉल r। समझ में आया? स्मॉल r मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हुआ। अब ये रिलेशन कैसा है? अब सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में देखना जितना अगर डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर मैं ग्राफ पेपर पे कुछ चीज बना रहा हूँ, सपोज ग्राफ पेपर पे मैंने अगर ये बना दिया, सपोज अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे है डिमांड, यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे है डिमांड। तो जैसे जैसे मैंने प्राइस बढ़ाया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है? प्राइस कम था, डिमांड ज्यादा था। प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, डिमांड थोड़ा सा कम हुआ। प्राइस और थोड़ा बढ़ा, डिमांड और थोड़ा कम हुआ। और प्राइस बढ़ गया और भी डिमांड कम हो गया। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रहा है। करेक्ट है? तो इसका अगर ग्राफ बनाया तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। करेक्ट है? और ये जो दिखाई दे रहा, दिस इज नोन एज नेगेटिव स्लोप। स्लोप जब ऊपर से नीचे आता उसको बोला जाता नेगेटिव स्लोप। इसे बोला जाता नेगेटिव स्लोप। मतलब ये नेगेटिव स्लोप आया, नेगेटिव स्लोप आया तो ये समझ में आता दैट द रिलेशन इज नेगेटिव कोरिलेशन। क्योंकि देखो नेगेटिव, प्राइस बढ़ते जा रहा है, डिमांड कम होते जा रहा है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन। और स्लोप अगर नेगेटिव तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह से अगर सेकेंड ग्राफ मैंने बनाया, सेकेंड ग्राफ में बनाता हूँ सिंपल चीज का, सपोज फिर से वही एग्जांपल, अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ और मेरा नॉलेज, करेक्ट है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ वैसे वैसे नॉलेज बढ़ रहा है। स्टडी और थोड़ा किया तो नॉलेज और थोड़ा बढ़ गया, स्टडी और थोड़ा किया तो नॉलेज और थोड़ा बढ़ गया। तो यहाँ पे ग्राफ दिखाई देता है इस तरह से। और ये जो लाइन जो नीचे से ऊपर, नीचे से अगर ऊपर लाइन गई तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। इसे बोला जाएगा पॉजिटिव स्लोप, मतलब ही पॉजिटिव कोरिलेशन। बेसिक समझ में आ रहा? करेक्ट है? अब हम पढ़ रहे थे इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब उसको बोलते हैं हम स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन, ध्यान से सुनना, दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। 1 हुआ तो पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 हुआ तो नेगेटिव कोरिलेशन। करेक्ट है? मतलब ही अगर पॉजिटिव कोरिलेशन को हम -1 अगर लिख दिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। और इसी को बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। करेक्ट है? और उसी तरह अगर +1 आ गया तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसी को बोला जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा? आज अगर ऐसा क्यों हो रहा, अगर सपोज हमने प्राइस 20% से इंक्रीज किया और डिमांड भी 20% से डिक्रीज हो रहा है। सपोज हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने दो चैप्टर 20% चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो हमारा नॉलेज 20% इंक्रीज हुआ। करेक्ट है? 40% सिलेबस किया तो 40% नॉलेज इंक्रीज हुआ। सेम वे में हो रहा है। और यहीं पे अगर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 20% हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो 10% ही नॉलेज बढ़ा, क्योंकि हमने शुभम सर की बातों को ध्यान से नहीं सुना। करेक्ट है? और अगर 50% चैप्टर कवर कर लिया तो हमारा 20% नॉलेज बढ़ रहा है। देखो दोनों में इंक्रीज तो है, जैसे स्टडी कर रहा हूं मैं, नॉलेज भी बढ़ रहा है, तो दोनों भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, पर दे आर नॉट परफेक्ट। परफेक्ट कब बोला जाएगा? जब मैंने 5 चैप्टर्स पढ़ लिए तो 5 चैप्टर्स इतना नॉलेज बढ़ गया, 50% चैप्टर्स पढ़ लिए तो 50% नॉलेज बढ़ गया। तो दोनों भी इक्वली इंक्रीज हो रहे, या तो दोनों भी इक्वली डिक्रीज हो रहे, उसको बोला जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और उसी तरह से अगर एक चीज प्राइस अगर सपोज 10 रुपीज से कम हो गया, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, प्राइस 10% से कम हो गया तो डिमांड भी 10% से इंक्रीज हो गया। करेक्ट है? प्राइस 10% से डिक्रीज तो डिमांड 10% से इंक्रीज। अब देखना ये कम तो ये ज्यादा, ये क्या हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये 10% नीचे गया तो ये भी 10% ऊपर गया। अगर ये 20% नीचे गया तो ये भी क्या होगा? 20% ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है? दे आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह से अगर मैं प्राइस को 10% कम कर रहा हूं और डिमांड में सिर्फ 5% इंक्रीज दिखा, देखो नेगेटिव तो है, दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर प्राइस को मैंने 10% डिक्रीज किया, डिमांड सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ। प्राइस को मैंने 40% डिक्रीज किया, डिमांड सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दे आर नॉट परफेक्ट। मतलब ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20। परफेक्ट, कट्टर दुश्मनी नहीं है, ऐसा बोलते ना, परफेक्ट दुश्मनी नहीं है।
दुश्मनी तो है पर परफेक्ट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नहीं। मतलब क्या, वहां पे उनका डिग्री स्ट्रेंथ जो रहेगा कम रहेगा। मतलब ही अब आर के जो वैल्यूज है, आर के वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। आर की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। -1 बोले तो नेगेटिव कोरिलेशन, +1 बोले तो पॉजिटिव कोरिलेशन। बेसिक समझ में आ रहा है सबको, करेक्ट है, होप सो समझ में आया। एंड जीरो, आर का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, जीरो कोरिलेशन। और अगर मैं बोल रहा हूँ आर का वैल्यू इज 0.5, तो आर का वैल्यू 0.5 बोले तो पॉजिटिव साइड में है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। परफेक्ट पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब इट इज इक्वल टू +1। तो बेसिक समझ में आया, ठीक है। अब कोरिलेशन मेजर करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर करने के लिए 4 लोग सामने आते हैं, जिसमें से 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट और बाकी 2 लोग सिर्फ हमको समझना है। उसको एग्जाम में अप्लाई करने के लिए जितने एग्जाम में क्वेश्चंस पॉसिबल है उतने में एमसीक्यूज में लेने वाला हूं। उससे एडिशनल क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, वो हम पढ़ेंगे भी नहीं, पर जितना पढ़ना है वो मैं पढ़ाऊंगा, करेक्ट है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, मोस्टली मैं सभी चीजें पढ़ाने वाला हूं, तो सबको ध्यान से सुनना है। अब फर्स्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मतलब ही मुझे चेक करना है कि अगर मैंने प्राइस को कम कर दिया तो डिमांड कितना बढ़ रहा है, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, उस हिसाब से मैं प्राइस को कम करूंगा। अगर प्राइस को कम करने से मेरा डिमांड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं प्राइस को ज्यादा कम करूंगा। समझ में आ रहा। अब मुझे निकालना क्या है, स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम मुझे कैसे निकलेगा, सपोज अगर मैंने डायग्राम बनाया, स्कैटर डायग्राम यूज होगा ग्राफ पेपर। देखो इस तरह से स्कैटर डायग्राम बनेगा, जहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो बना दिया, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मैं प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ, प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे डिक्रीज इन डिमांड दिखाई देगा, सपोज, करेक्ट है। सपोज ये एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम, मतलब पॉइंट स्कैटर्ड है। अब उसको मुझे ज्वाइन करना है। अब दिखाई दे रहा है मुझे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं मोस्टली। तो ये लाइन जो है नीचे की तरफ बढ़ाई दे रही है, नीचे की तरफ लाइन बढ़ रही है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मतलब ये क्या मिला मुझे, नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर नेगेटिव कोरिलेशन मुझे मिल रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, पर दे आर नॉट परफेक्ट। परफेक्ट कब होगा, व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, तब उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इसी तरह से अगर देखना, अगर मुझे ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है, सपोज फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, तो अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया, तो एक ना ये लाइन जो जा रही है ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। मतलब ये मुझे मिलेगा पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो फिर हमें दिखाई देता है परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द लाइन। So if all the points lie on the line, उसको बोला जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या तो फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बेसिक समझ में आया सबको। तो इन शॉर्ट मुझे क्या दिया था यहाँ पे, प्राइस दिया था एंड डिमांड दिया था। प्राइस अगर मैंने 20 रुपीज कर दिया तो डिमांड मेरा बढ़ रहा है 40। प्राइस को अगर मैंने 10 रुपीज कर दिया, डिमांड मेरा 50 हो गया। और प्राइस को मैंने 5 रुपीज कर दिया, डिमांड मेरा 100 हो गया। ऐसा कुछ पकड़ के चलते हम। तो देखना यहाँ से मैंने इसको ग्राफ पेपर पे बनाया, मतलब प्राइस को लिखा है मैंने यहाँ पे 5, 10, 20, वैसे वैसे डिमांड मेरा क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने, हाँ, अब प्राइस देखो 5 पे कितना था, 100 था, 10 पे कितना हुआ, कम हुआ 50, और फिर यहाँ पे और भी कम हुआ। बेसिक सबको समझ में आ गया, करेक्ट है। तो ये होता है स्कैटर डायग्राम। और स्कैटर डायग्राम, अब स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, स्कैटर डायग्राम हर बार बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमको परफेक्ट वैल्यूज नहीं मिलते। हमको सिर्फ स्कैटर डायग्राम जो यूज होता है वो सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, सिर्फ वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैटर डायग्राम का। अब सेकेंड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आगे के जो 2 पॉइंट्स है वो बहुत लेंदी होते हैं, तो एग्जाम में आने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, पर कहीं ना कहीं आईसीआई को अगर दिक्कत पैदा करनी है तो सबसे पहले वही से क्वेश्चन आएंगे और यही से आएगा भी नहीं, करेक्ट है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सभी पढ़ने वाले हैं। सेकेंड इसमें पढ़ने वाले हम कार्ल पियर्सन, KARL, कार्ल पियर्सन,
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, मतलब ये कार्ल पियर्सन्स के इसका फॉर्मूला क्या है, इट गिव्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई, इट इज इक्वल टू COV ऑफ एक्स वाई, COV ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सर ये क्या क्या लिख दिया आपने, करेक्ट है। हम क्या निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी रहती है, -1 से 1 के बीच में रहती है। वो वैल्यू अब कैसा है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव है तो परफेक्ट है या नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव है या नहीं, वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कार्ल पियर्सन्स मेथड, जहां पे हमको 3 टर्म्स लगते हैं। कौन से टर्म्स, फर्स्ट आता है इसमें COV एक्स वाई, COV एक्स वाई को बोला जाता कोवेरियंस, कोवेरियंस। देखना हमने लास्ट इसमें देखा था, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये है सिर्फ कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, ठीक है। कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू दी होती है, अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी तो कोवेरियंस को कैसे निकाला जाता, इट इज कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, माइनस एक्स बार वाई बार, ये होता कोवेरियंस का फॉर्मूला। मतलब ही तुमको एक्स और वाई दो वेरिएबल्स दिए, मतलब ही सपोज प्राइस एंड डिमांड दो वेरिएबल्स दिए, जब प्राइस 20 था डिमांड 5, जब प्राइस 10 था डिमांड 50, जब प्राइस 2 रुपीज हुआ तो डिमांड 100, ऐसा कुछ होते गए। तो दो वेरिएबल्स का अभी क्या करना है, हमको समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये देखो समेशन ऑफ एक्स वाई आसानी से आ जाएगा निकालने, एक्स बार भी आ जाएगा डेट इज मीन, वाई बार भी आ जाएगा वाई का मीन, वहां से हमको क्या मिलेगा, कोवेरियंस। उसके बाद हमें लगता है सिग्मा एक्स, अब सिग्मा एक्स बोले तो क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने याद किया था, दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। डायरेक्ट याद फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला याद तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज निकलने आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा, 99% केसेस में तुमको डायरेक्टली COV का वैल्यू दिया रहेगा, सिग्मा एक्स का डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, सिग्मा वाई का डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, और इन तीनों को यूज करके डायरेक्टली आर का फॉर्मूला लगा के आर की वैल्यू निकालनी है। 99% केस, 1% केस ऐसा हो सकता है कि तुमको सिग्मा एक्स निकालना पड़े फॉर्मूला लगा के और फिर तुमको सॉल्व करना पड़े, तो हमको फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी, ठीक है। और इसके बाद आता है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई में क्या होगा, अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। सिंपल है, दोनों भी फॉर्मूले करेक्ट है। तो होप सो तुमको सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई समझ में आ गया, एंड कोवेरियंस क्या रहता है ये भी समझ में आ गया, करेक्ट है। अब कोवेरियंस तो फॉर्मूला समझ में आया, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला समझ में आया, सिग्मा वाई का फॉर्मूला आ गया, बस आ गया हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, हमने फॉर्मूलेस के वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, करेक्ट है। और इसी का एक दूसरा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला सिर्फ अभी बताऊंगा, उसको कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, उस फॉर्मूला को याद करना है या नहीं याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। क्वेश्चन आया ना तो 1 मार्क गारंटी देके जाएगा अगर हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखने के लिए बागबान पिक्चर देखी है सभी ने, अमिताभ बच्चन की, तो वही पिक्चर को याद करते हुए इस फॉर्मूले को बनाना है। मतलब ही क्या था, अगर मुझे आर का वैल्यू निकालना है, इट इज इक्वल टू, देखो बागबान पिक्चर में पहले ऐसा था कि माँ बाप और बच्चे ये दोनों साथ में रहते थे, तो हम क्या करेंगे, माँ बाप बोले तो एन एंड समेशन एक्स वाई, बोले तो ये बच्चे एक्स और वाई बच्चे हो गए, करेक्ट है। माँ बाप और बच्चे साथ में रहते थे, फिर उनके बाद क्या हुआ, उनके बाद बच्चे अलग हो गए, माँ बाप साथ में थे और बच्चे साथ में थे, अब बच्चे अलग हो गए, मतलब ही समेशन एक्स अलग रहने लगा और समेशन वाई अलग से रहने लगा, करेक्ट है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने क्या किया, गेम किया, बच्चों ने बहुत गलत काम किया, जहाँ पे पहले क्या, माँ बाप एक बच्चे के साथ 6 महीने के लिए थे और फिर 6 महीने बाद दूसरे बच्चे के साथ थे, तो अभी एक बच्चे के साथ माँ बाप जाएगा, मतलब ही हम लिखेंगे एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर, करेक्ट है। ये पहले क्या हुआ देखो, एन जो है पेरेंट्स, वो पहले बच्चा 1 मतलब ये एक्स के साथ चले गए। थोड़ा सा हम इसमें रिलेशन ऐसा क्यों याद रख रहे हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला है और याद करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस वे में थोड़ा सा याद रखा, तो कहीं ना कहीं तो यूज करेगा उसकी गारंटी है, तुम कहीं ना कहीं शुभम सर को याद करने वाले एग्जाम में।
सही है, इस फॉर्मूले के लिए अगर आ गया तो करेक्ट है। तो क्या आया, अभी सबसे पहले पेरेंट्स बच्चे साथ में थे, बच्चे अलग हो गए, फिर पेरेंट्स पहले एक बच्चे के साथ, कौन, एक्स के साथ, उसके बाद पेरेंट्स दूसरे बच्चे के साथ, मतलब कौन, एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट है। और फिर क्या करना है, सभी टर्म्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन, तो ऊपर माइनस का साइन, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये अंडर रूट आएगा, इसको दे देंगे अंडर रूट, क्योंकि नीचे हमने स्क्वेयरिंग किया है तो उसको अंडर रूट दे देंगे, मतलब एक घर के अंदर, ऐसा कुछ समझ के चलो, करेक्ट है। होप से फॉर्मूला याद हो गया, मेरे तरह से याद किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो भी बहुत बढ़िया, तुमको रट्टा मारना है रट्टा मारो, फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि इसमें क्या होता है, तुमको डायरेक्ट वैल्यूज दिए रहते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट वैल्यूज कैसे देंगे, सभी टर्म्स के डायरेक्ट वैल्यूज है, तुमको बस फॉर्मूले में डालना है और आंसर निकालना है, समझ में आ रहा, तो ये टाइप आ सकता है एग्जाम में इस फॉर्मूले से बेस्ड, करेक्ट है। और दूसरा तो हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड, जहां पे हमें पता था कार्ल पियर्सन्स मेथड मतलब ये क्या, एक ही फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या है इसका, दैट इज आर इज इक्वल टू सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड मेथड, थर्ड मेथड जो बहुत एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है पर इंपॉर्टेंट है भी कुछ एमसीक्यूज के लिए, फोर्थ वाला लीस्ट इंपॉर्टेंस का है, पर हमें सिर्फ पढ़ना है, मैं सिखा रहा हूं ना, तो बस पढ़ के जाना है, जितना बोल रहा हूं उतना पढ़ के जाना है। अब थर्ड मेथड का नाम है दैट इज रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसको बोला जाता है रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में रैंक का यूज होता है, तो रैंक मतलब क्या, अच्छा सबसे पहली बात, इसको बनाया किसने, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन करके कोई था मैथमेटिशियन, उसने इसका इम्प्लीमेंट किया, मतलब इसको बनाया है स्पीयरमैन, तो इसका नाम भी याद रखो, इसको ऐसा ही बोला जाता है स्पीयरमैन, स्पीयरमैन रैंक, स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका दूसरा नाम है, करेक्ट है। अब हमें इसमें देखना है कि रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। फॉर्मूला तुमको लगने वाला है, क्योंकि इसके बाकी सभी टर्म्स तुमको एज इट इज दिए रहेंगे, तुमको बस फॉर्मूला लगाना है। एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं, मैंने क्या बताया, चांसेस कम है पर आ भी सकता है ना, चांसेस कम है, तो इसका बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा, मैं तुमको बस समझाने के लिए समझाऊंगा कि वो, मतलब तुमको समझ में आना चाहिए इसलिए समझाऊंगा कि वो टर्म्स को कैसे निकाला जाता, पर तुमको एग्जाम में सभी वैल्यूज एज इट इज दिए रहेंगे, देखते हैं कैसे। अगर सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसको हम लिखते हैं आर, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, क्या आएगा ये, 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर अपॉन, अपॉन में लिखूंगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, ये इसका थोड़ा सा अजीबोगरीब फॉर्मूला समझ लो, तुमको रट्टा मारना ही पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो रट्टा मार के जाना पड़ती है, पर अभी इसमें देखना रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आर का तो हो गया, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ आर बोले तो हो गया रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब आता 1 - 6 और डिवाइड बाय एन, एन क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो भी समझ में आ गया, सिर्फ यहाँ पे नया टर्म आता दैट इज डी, डी क्या होता, डी कैसे निकल, डी तुमको एग्जाम में डायरेक्टली दिया रहेगा, डिफरेंस ऑफ रैंक, डिफरेंस ऑफ रैंक तुमको डायरेक्टली दिया रहेगा, पर डी अगर निकालना पड़े हमें तो क्या रहता, वो मैं तुमको बस समझाना चाहता हूँ, तुमको एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस सुनना है, करेक्ट है ना। डी डायरेक्टली एग्जाम में दिया रहेगा, सभी वाले डायरेक्टली दिए रहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डी दिए रहेंगे, डम को निकालना पड़ेगा रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पर देखते हैं डी क्या रहता, अगर सपोज मैं दो स्टूडेंट से, सपोज ए एंड बी, और वहां पे मैंने 3 एग्जाम्स कंडक्ट किए, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 कंडक्ट किया, जहां पर स्टूडेंट के रैंक्स कुछ इस तरह से आए, जहां पे रैंक में स्टूडेंट ए का फर्स्ट रैंक, स्टूडेंट ए का फर्स्ट एग्जाम में थर्ड रैंक आया, सेकेंड एग्जाम में सेकेंड रैंक आया, फर्स्ट रैंक आया हम बोल देते चलो, फर्स्ट रैंक आया, एंड थर्ड एग्जाम में सेकेंड रैंक आया, ऐसा कुछ आया। वहीं पे स्टूडेंट बी का क्या हुआ, स्टूडेंट बी का यहाँ पे आया फर्स्ट रैंक, यहाँ पे आया सेकेंड रैंक, यहाँ पे आया थर्ड रैंक, करेक्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट के रैंक्स दिए हुए, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे स्टूडेंट के रैंक्स में कितना डिफरेंस है। अब स्टूडेंट के रैंक्स में डिफरेंस इन शॉर्ट क्या करना है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो
डिफरेंस इन रैंक, तो डिफरेंस इन रैंक कितना है, देखो दोनों के बीच में कितने रैंक्स है, दो, इनके बीच में एक, इनके बीच में एक रैंक का डिफरेंस है, करेक्ट है। और हमको क्या चाहिए, ये आ गया, डिफरेंस आ गया, हमने क्या निकाला, डिफरेंस इन रैंक। अब हमको क्या चाहिए, समेशन डी स्क्वायर चाहिए, तो पहले उसके लिए डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। डी स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1, और इसका टोटल क्या आ जाएगा, समेशन डी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6, और वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, मतलब आ जाएगा 1 माइनस 6 टाइम्स 6 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3, तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स 9 माइनस 1, एंड यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। बेसिक सबको समझ में आया, करेक्ट। तो इस तरह से इसका निकाला जाता है रैंक, करेक्ट है। और रैंक में ही अगर सपोज रैंक्स अगर टाई हो जाए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एग्जांपल 2 लेता हूं मैं इसमें, ये एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने को, तो बस सुन लो और वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी आया भी तो सॉल्व करना ही नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम जितना हम दे पाते, जितना हम देंगे वो इन चीजों को देंगे। देखो काल पियर्सन में थोड़ा टाइम लगेगा अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालने के लिए, तो इन चीजों में थोड़ा हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जो चीजें सिंपल है एग्जाम में आ सकती है। देखो कभी भी मेरा एक ही फंडा है, मैं क्लियरली सबको खुलेआम बोलता हूँ, कभी भी 100% सिलेबस कवर करके नहीं जाने का, कभी भी 100% सिलेबस कवर करके नहीं जाने का। अगर तुमने 90% ऑफ सिलेबस भी कवर किया, चलो मैं बोलता हूँ 80% सिलेबस भी कवर किया, तो भी तुम एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, क्योंकि तुम 80% एकदम तोड़ पढ़ाई करते हैं, मतलब 100% उसमें लगा देते हैं, अपना पूरा जान लगा देते, क्योंकि तुमको पता है 20% तुमने बाय डिफॉल्ट छोड़ा हुआ है, उसका क्वेश्चन देख के तुम उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसके मार्क्स तुम्हारे डिडक्ट हो जाएंगे, पर बाकी के क्वेश्चन है उसको तुम 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको, इस फंडे को कभी भी याद रखना, अगर किसी को रैंक लाना ही है तो रैंक सिस्टम के लिए वो तुम्हारे देख लो, मतलब तुम्हारा देख लो, इन शॉर्ट मुझे क्या बोलना था, रैंक लाना ही है तो हमें पूरा पढ़ना है, वहीं पे अगर तुमने 90% भी किया तो भी तुम्हारा 100% वहीं पे दे दो, तुम कर पाओगे, रैंक लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% पढ़ के गए तब भी रैंक आएगा हमारा, ठीक है। ये तो बस बोलने वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा, ये तो देखा अभी। अगर रैंक टाई हो जाए, मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ ए और बी स्टूडेंट्स है, ए और बी, अब अगर फर्स्ट स्टूडेंट को रैंक आ रहा है 3 1 2 इसी तरह से, और यहाँ पे अगर इनके रैंक्स ये हो गए, मतलब क्या, यहाँ पे आया इसका थर्ड रैंक, ठीक है, यहाँ पे इसका सेकंड रैंक, यहाँ पे भी इसका सेकंड रैंक आया, मतलब देखना 2 बार इनका रैंक जो है टाई हो गया, तो रैंक टाई हो गया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा। अब डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेकंड रुकना। चलो ये टर्म समझाने से पहले एक सेकंड, बस मैं तुमको रैंक निकालते कैसे वो समझाता हूँ। अगर तुमको मार्क्स दिए दो स्टूडेंट्स के, ए और बी के, अगर मार्क्स दिए हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है, और मैथ्स के, ऐसा कुछ हम पकड़ लेते हैं अभी, सपोज सपोज इकोनॉमिक्स और स्टैट्स या मैथ्स या स्टैट्स के ऐसे कुछ मार्क्स दिए हैं, तो मार्क्स स्टूडेंट ए को कुछ इस तरह से मिले तीनों एग्जाम में, 90 85 60, इसको मिले हैं 84 90 75, ठीक है। अब इनका रैंक निकालना है मुझे, रैंक, तो रैंक में कैसे निकालूंगा, रैंक फॉर स्टैटिस्टिक्स, रैंक फॉर स्टैटिस्टिक्स में निकालूंगा। रैंक फॉर अगर स्टैटिस्टिक्स में देखा मैंने, करेक्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स में रैंक देखना, सबसे ज्यादा मार्क किसको है, सबसे ज्यादा है 90, ये मिल गया फर्स्ट रैंक। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको, थोड़ा एग्जांपल अच्छा है। अभी देखो स्टैटिस्टिक्स में अगर रैंक देना है हमको, तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा 90 फर्स्ट रैंक, 85 को मिलेगा सेकंड रैंक, एंड 60 को मिलेगा थर्ड रैंक। उसी तरह से अगर रैंक ऑफ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रैंक 90 को देना पड़ेगा, सेकंड रैंक 84 को, थर्ड रैंक 75 को देना पड़ेगा। इतना बेसिक समझ में आया, तो ठीक है। तो ये होता रैंकिंग कैसे किया जाता, जिसको ज्यादा मार्क उसको फर्स्ट रैंक, जिसको कम मार्क उसको सेकंड रैंक, करेक्ट है। तो रैंकिंग तो हो गया, रैंकिंग देते कैसे वो समझ में आया। अब रैंकिंग देने बाद अगर मुझे निकालना है इसका डिफरेंस इन रैंक, तो डिफरेंस इन रैंक हमने जैसे ये निकाला पार्ट, वैसे डिफरेंस इन रैंक निकालते हैं,
करेक्ट है। और इसके बाद इसका फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला बस देख के लिख रहा हूँ मैं, जो हमने नोट्स में लिखा था। फॉर्मूला बिल्कुल भी मत करके जाना, इसका कुछ यूज हम नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन भी आ गया तो भी हमें सॉल्व नहीं करना है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसको लिखा जाता है R इज इक्वल्स टू 1 - दैट इज 6 टाइम्स अंदर लिखा जाता है समेशन ऑफ डी का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12, टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12, ये स्टैंडर्ड है, डायरेक्टली निकाला गया है, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। देख के डर लग रहा, क्या पढ़ेंगे तुम इसको, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। हम जिससे यूज नहीं करने वाले बिल्कुल भी। पर होप से सबको जो स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था उसका ये तो पढ़ के जाना है, इसको नहीं छोड़ना है। ये जो छोटा फॉर्मूला है इसको पढ़ के जाना है, और इसके रैंक्स का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो भी समझा दिया मैंने, करेक्ट है। अब फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने का, एक देखा स्कैटर डायग्राम, एक देखा कार्ल पियर्सन में हमने कुछ पढ़ा COV अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और फिर हमने देखा रैंक कोएफिशिएंट, रैंक में आता है 1 - 6 टाइम्स समेशन डी का स्क्वायर अपॉन क्या था इसमें, अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ टर्म था, करेक्ट है। और अभी हम देखने जा रहे हैं दैट इज कंकरेंट डेविएशन मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। फोर्थ मेथड है दैट इज कंकरेंट डेविएशन मेथड। अब कंकरेंट डेविएशन मेथड क्या होता, कंकरेंट डेविएशन मेथड, इसमें क्या किया जाएगा, तो कंकरेंट डेविएशन मेथड का भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बी इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस, ये आएगा 2c माइनस एन अपॉन एन, 2c माइनस एन अपॉन एन, इसका अंडर रूट निकालना है हमको, करेक्ट है। 2c माइनस एन अपॉन एन, जहां पे c क्या होता है, नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशंस, मतलब ही चेंज हम बोलते हैं इसको हम बोलेंगे चेंज। सपोज इसका भी मैं मतलब समझा दूंगा कैसे है। इसके डायरेक्ट वैल्यूज, उनको c का वैल्यू डायरेक्ट दिया रहेगा, एंड n को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ पेयर्स बोला जाता है, कभी भी याद रखना, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मतलब ही अगर इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से -1 कर दिया, तब जाके वो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बनेगा, याद रखना। कैपिटल N इज इक्वल्स टू n माइनस 1, बेसिक समझ में आया, करेक्ट है। अब इसको निकालते कैसे और इसका मतलब क्या है, कंकरेंट डेविएशन का फॉर्मूला तो समझ में आया, अंडर रूट 2c माइनस एन अपॉन एन। याद रखना तुमको सिर्फ c और n के वैल्यूज डायरेक्टली दिए रहेंगे, पर तुमको अभी सॉल्व अगर करना है c क्या रहता वो सिर्फ बताने के लिए मैं तुमको एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, करेक्ट है। सपोज मुझे x और y वेरिएबल्स के कुछ डेटा दिया, x और y का सिंपल एग्जांपल में जो है मेरे पास वही लूंगा, ठीक है। वहाँ पे डेटा मुझे दिया 15 20 20 30 एंड 35, ऐसा हमें कुछ डेटा दिया, करेक्ट है। और y का डेटा दिया हुआ है दैट इज 10 15 12 20, 10 15 12 20। अब चेंज इन x निकालना है, मतलब मैं लिख रहा हूँ उसको dx, चेंज इन x। अब x में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट वाला वैल्यू कभी भी ब्लैंक रहेगा यहाँ पे। अब चेंज इन x क्या होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो 15 से 20 बढ़ गया बोले तो पॉजिटिव चेंज, 20 से 30 बढ़ गया बोले तो फिर से पॉजिटिव चेंज, 30 से 35 फिर से बढ़ रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चेंज, तो पॉजिटिव साइन लिखना है बस वहां पे। और अगर मैं चेंज इन y की बात कर रहा हूँ तो चेंज इन y क्या हो रहा है, 10 से 15, जी हाँ बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चेंज, 15 से 12 हो रहा है नेगेटिव चेंज हुआ, इसलिए मैं उसको साइन दे दूंगा नेगेटिव साइन। और 12 से 20 फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है, ये करेक्ट है। अब यहाँ पे देखना है प्लस प्लस वाली साइंस कहाँ पे है, प्लस वाली साइंस इसमें है, प्लस वाली साइंस 2 बार, तो 2 बार प्लस वाली साइन आई, मतलब ही c इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आता c का वैल्यू दैट इज जो हमने ऊपर यूज किया फॉर्मूला में, फॉर्मूला देखा क्या बनाया था हमने, हमने फॉर्मूला बनाया था प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन एन, करेक्ट। जहां पर c का वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट किया था, कंकरेंट डेविएशन चेंज, करेक्ट है। देखना ये फॉर्मूला लिखा था, तो हम c बोले तो चेंज बोलेंगे, चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव, और जितने भी पॉजिटिव है वो कितने बार पॉजिटिव है, 2 बार, तो उसको हम बोलेंगे चेंजेस
2, और यहाँ से अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 माइनस एन। अब एन क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन -1 बोले तो मैं करूंगा 3 डिवाइड बाय 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 एंड 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। बेसिक सबको समझ में आया, करेक्ट है। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज सी एंड उसका कंकरेंट डेविएशन मेथड का आर का वैल्यू। होप से बेसिक समझ में आ गया, सिंपल है। चैप्टर को डर जाते हैं बच्चे, क्यों, इन्हीं वजह से, जो हमको एग्जाम में नहीं आती वो चीजें पढ़ते हैं। अब ये चीजें तुमको पर मैंने अगर समझाया, मुझे लगता है कि बेसिक समझ में आ गया। इस सी का वैल्यू कैसे आता, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस वजह से फिर उसका किससे वैल्यू आता है, करेक्ट है। अब इसी को यहीं पे क्लोज करते हैं। इन द सेंस चैप्टर नहीं खत्म कर रहे हैं अभी, चैप्टर इन द सेंस आज का लेक्चर भी नहीं खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी उसको एक बार हम कंक्लूड करते हैं। क्या, व्हाट इज को रिलेशन, दो चीजें, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, दोनों चीज बढ़ रही है दोनों चीज घट रही है, इन टाइप्स को होता है को रिलेशन। दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है, एक होता है पॉजिटिव को रिलेशन, एक होता है नेगेटिव को रिलेशन, एक होता है नो को रिलेशन। याद आया, मैंने हाथ अभी सब एक्शंस करके सब बता दिया, वैसे ही याद करो उसको, करेक्ट है। उसके बाद आता है को रिलेशन कैसा है, फर्स्ट आएगा। अब रिलेशन सबसे पहले आर के वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। -1 रहा तो परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव होना तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब उसके बाद आता है कैलकुलेट कैसे किया था। फर्स्ट आता है स्कैटर डायग्राम, एक्स और वाई एक्सेस बनाओ, स्कैटरनेस बताओ उसका। सेकंड आता है दैट इज कार्ल पियर्सन, फॉर्मूला इसका याद रखना है, फॉर्मूला तुमको COV अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जहाँ पे COV का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। बाय डिफॉल्ट तुमको फॉर्मूला पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, देखा था हमने, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा वाई भी आता, ये होता आर का फॉर्मूला यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। उसके बाद हमने देखा रैंक कोएफिशिएंट मेथड, R is equal to 1 minus 6 summation d square upon n into n square minus 1। थोड़ा सा अजीब फॉर्मूला पर याद कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा लास्ट में कंकरेंट डेविएशन मेथड में आर सी इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे, क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, अंदर आएगा 2n माइनस सॉरी 2c माइनस n, यहाँ पे आएगा 2c माइनस n अपॉन n अंडर रूट के अंदर। और एक वो बड़ा बागबान वाला फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं, बस एक बार बता देता हूँ। बागबान वाला फॉर्मूला, पेरेंट्स और बच्चे साथ में, फिर बच्चे हो गए अलग, फिर पेरेंट गए बच्चे के साथ में, करेक्ट है, एक बच्चे के साथ में, समेशन एक्स का स्क्वायर, ये आता अंडर रूट में उनके घर में, करेक्ट है। एंड फिर पेरेंट गए बच्चे नंबर 2 के साथ में, समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। हो गया, देखो फॉर्मूला जैसे पिक्चर याद रखो, फॉर्मूला भी याद हो जाता है आसानी से, ठीक है। यही इसी के साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यूज ऑफ द कोरिलेशन। एमसीक्यूज ऑफ द कोरिलेशन बहुत अच्छे समझे और जल्दी भी खत्म हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। इफ हाई वैल्यूज ऑफ वन टेंड टू लो वैल्यूज ऑफ द अदर, एक की वैल्यू अगर हाई टेंड टू लो द वैल्यूज ऑफ द अदर, एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी की वैल्यू घट रही है, दे आर सेड टू बी, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, टिक करो या नहीं करो, डायरेक्टली आगे बढ़ो, बोल दो आंसर क्या है। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी घट रही है, ये हुआ नेगेटिव कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, सिंपल है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मोर स्कैटर्ड द पॉइंट्स आर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन, जितना ज्यादा स्कैटरनेस अराउंड अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाया, करेक्ट है, उसके आजू बाजू ज्यादा स्कैटरनेस, द मोर द स्कैटरनेस, मतलब पॉइंट्स आर स्कैटर्ड समवॉट लाइक दिस, करेक्ट है। मतलब ये मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा, नहीं तो बोलेंगे सर ये क्या बना रहे हैं आप, रंगोली, ठीक है। लाइंस के जितने भी आसपास हमने ये बना दिया स्कैटरनेस डायग्राम, the correlation coefficient is 0, more less or none, the correlation coefficient will be 0, कोई रिलेशन ही नहीं होगा क्योंकि लाइन के आसपास बहुत ज्यादा स्कैटरनेस है, ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, डेट इज जीरो कोरिलेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, when r is equal to 1 all the points in the scattered diagram would lie
अब r इक्वल टू 1 है तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, तो लाइन कैसी बननी चाहिए, लाइन इस तरह से बनेगी, करेक्ट है। अब क्या दिखा है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट मतलब ये टू लोअर राइट बोले तो ये ऐसी लाइन बनेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। सेकेंड बी, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट लाइन इस तरह से है, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर इक्वल टू 1 के लिए पॉजिटिव कोरिलेशन वेयर ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। क्वेश्चन नंबर 4, if the coefficient of correlation between x and y is 0.28, तो कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोले तो क्या दिया हो, मैं r का वैल्यू डायरेक्टली दिया 0.28, देन कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, देखो कोवेरियंस का भी डायरेक्ट वैल्यू दिया, दैट इज COV XY इक्वल्स टू 7.6 एंड वेरियंस ऑफ x, हमने देखा था वेरियंस क्या रहता सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ x कितना दिया हुआ 9, तो यहां से मैं निकाल सकता सिग्मा, इट विल बी इक्वल टू 3, रूट ऑफ 9 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3, ये मैंने सिग्मा लिखा है, ठीक है ना, दिस इज सिग्मा, ठीक। और उसके बाद में देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा, मतलब इस सिग्मा ऑफ y हमें पूछा गया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे कॉल पियर्सन्स का, दैट इज r विल बी इक्वल टू COV अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, जहाँ पे r की वैल्यू 0.28 इज इक्वल टू 7.6 अपॉन 3 इंटू सिग्मा y, यहाँ से सिग्मा y की वैल्यू निकाल लो बस, सिग्मा y विल बी इक्वल टू 7.6 अपॉन 3 इंटू 0.28, अभी इसका वैल्यू तुमको आ जाएगा कैलसीफाई करने को, उठाओ कैलसी और चलाओ उंगली अपनी, जादू दिखाओ, दैट इज 3 इंटू 0.28 विल बी इक्वल टू 0.84, 0.84 ऊपर है 7.6, 7.6 डिवाइड बाय 0.84 इज इक्वल्स टू 9.047, ठीक है, तो 9.04 मतलब ये 9.05, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया है ना, सिंपल सम, सभी वैल्यूज दिए होते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आगे के समझ में देखना और भी मजा आएगा। टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज, अब देखना कोरिलेशन कैसा है, देखा पूछा है परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, जीरो या तो नन, दो मेथड, अगर मैथमेटिकल मेथड दिखाता हूँ और एक लॉजिकल मेथड दिखाता हूँ, मैथमेटिकल मेथड में क्या हमें पता है स्लोप नेगेटिव तो फिर कोरिलेशन भी नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे दिया 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ 3y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 7, मतलब ये y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 7 अपॉन 3, इस फॉर्मेट में लिखा, जहाँ पे दिस फॉर्मेट इज कंपेयर्ड विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज नोन एज द स्लोप, m इज नोन एज द स्लोप, और यहाँ से स्लोप क्या मिला हमको, स्लोप इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3, दैट इज नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप तो रिलेशन इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट विल बी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर इसी को अगर मैं सिंपल दूसरे तरीके से सॉल्व करना है लॉजिकल मेथड से, तो मैं दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, इन शॉर्ट हमको x और y के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो मैं क्या करूंगा x की जगह एक वैल्यू डालूंगा, x की जगह सपोज मैं x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टू 8 प्लस 3y इक्वल टू 7, जहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 8 -1/3, -1/3, देखो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1/3, -1/3 का वैल्यू मैं कैलसी पे निकाल के दिखाता हूँ, इट इज 1 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू 0.333 -0.333, करेक्ट है। और अगर x की वैल्यू मैंने 4 सब्स्टिट्यूट किया, मतलब एक वैल्यू 2 थी फिर बढ़ गई, तो दूसरी वैल्यू देखते क्या हो रही है, मतलब क्या आ रहा है अभी है, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 4 4 जा 16 प्लस 3y इक्वल टू 7, मतलब ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 16 गया, 7 माइनस 16 इक्वल्स टू -9 डिवाइड बाय 3, तो -9 डिवाइड बाय 3 तो आ जाएगा -3, तो y की वैल्यू -3, तो अगर क्या हो रही है, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे y की वैल्यू कम हो रही है, बेसिक समझ में आ रहा, करेक्ट है।
तो इतना हमको समझ में आया, दोनों भी नेगेटिव कोरिलेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन में है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, करेक्ट है। बढ़ते फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 30, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 30, देन व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट। मतलब ये कोवेरियंस दिया है हमें, मतलब ये COV इज इक्वल टू 30 दिया। तो अभी हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू COV अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब रेस्ट्रिक्शन क्या क्या दिया पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस मस्ट बी मोर देन 30, वेरिएंस का हमको यहाँ पे यूज नहीं होता, सिग्मा का यूज होता है। नो रेस्ट्रिक्शन हमें पता नहीं। देन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस मस्ट बी एट लीस्ट 30, मतलब सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई शुड बी एट लीस्ट 30, मतलब कम से कम 30 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 30 कितना आ जाएगा 1, और आर की वैल्यू 1 इज पॉसिबल। आर की वैल्यू हमेशा लाई करती है -1 से लेकर 1 के बीच में, करेक्ट है। आर की वैल्यू जो लाई करती है वो हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, करेक्ट है। और अगर मैंने यहाँ पे लास्ट अगर देखा कि प्रोडक्ट मस्ट बी एट मोस्ट 30, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30, तो मतलब अगर मैंने 30 से कम वैल्यू डाल दिया, 30 डिवाइड बाई 25 कर दिया, तो ये आंसर आएगा 1 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज और की जो वैल्यू है 1 से कम रहती है। इसलिए द थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्मार्ट गेम, माइंड गेम यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, करेक्ट है। कितने भी फॉर्मुलेस पढ़ के जाओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए उन चीज़ों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कभी भी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, सॉल्यूशन भी इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, सिंपल है पर सिंप्लीफिकेशन बड़ा है। क्वेश्चन सिंपल है। इफ फॉर 15 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 दे दिया, एक्स एंड वाई, द रिस्पेक्टिव मीन्स आर, दो मीन्स है, दैट इज एक्स बार में लिखूंगा यहाँ पे 25, मुझे एक्स बार दिया हुआ 25, सिमिलरली वाई बार भी दिया हुआ दैट इज 18, रिस्पेक्टिव सम्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। देखना अगर तुमने सिग्मा निकाला था, सिग्मा क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ये बड़ा फॉर्मूला था, हमने इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा है। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है, डेविएशन दिया है, मतलब x में से x बार माइनस किया तो डेविएशन निकलता है, और वही हमें दिया समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखना स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन्स, स्क्वायर किया, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन आर 138 और दूसरा दिया है y का, डेट इज y माइनस वाई बार का स्क्वायर का दिया हुआ है 136। ये चीजें पता होनी चाहिए थी बस, करेक्ट है। उसके बाद क्या पूछा गया है, रिस्पेक्टिव ऑल्सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिया हुआ, r की वैल्यू भी डायरेक्ट दिया हुआ 0.89, देन द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, बोले तो क्या निकालना है, COV निकालना है। अब COV निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, COV कैसे आएगा देखना, हमें पता है R इज इक्वल टू, हमें इतना तो पता है R इज इक्वल टू COV अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मुझे R की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू चाहिए। अब देखना मैं सिग्मा एक्स कैसे निकालूंगा, सिग्मा एक्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है सिग्मा एक्स का कि इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है, करेक्ट है। और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, करेक्ट है। और यही टर्म हमको चाहिए था, देखना क्या आएगा ऊपर, ये आ जाएगा 138 डिवाइड बाय 15, 138 डिवाइड बाय 15, तो इसको निकलो कैसे पे, तो करना 138 डिवाइड बाय 15 कर दिया, आ जाएगा 9.2, इसका अंडर रूट किया तो आ रहा है 3.033। सिमिलरली सिग्मा वाई भी निकालूंगा मैं, फॉर्मूला सेम अप्लाई करूंगा, समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन, इट विल बी इक्वल टू 136 अपॉन 15 का अंडर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 136 डिवाइड बाय 15, इसका अंडर रूट आ जाएगा 3.0110। तो अब कर दो इसका फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, डेट इज R का वैल्यू 0.89 इज इक्वल टू COV अपॉन 3.033 इंटू 3.011, तो करना इसको 3.033 इंटू 3.011 इंटू 0.89, करेक्ट है। यहाँ से आ जाएगा 8.12, दैट इज COV, कोवेरियंस इज इक्वल टू 8.12, ऑप्शन नंबर बी। देखो कुछ सम्स होते हैं जहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है, ऐसा नहीं है कि सभी में टाइम कंज्यूमिंग कम हो,
पर हमने जैसे मैंने बताया था, हम जहाँ पे टाइम बचा रहे हैं तो किसी कारण की वजह से बता रहे हैं। अगर हम ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटल जिंदगी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पे लॉजिकली हमने देखना, परम्यूटेशन में हमने लॉजिक लगाया और उसके हिसाब से ट्रिक बनाया था। सिमिलर वे में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी ट्रिक्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कैलसी पे सब काम कर रहे हैं ताकि लिखने का काम बच जाए और टाइम ना वेस्ट हो। तो ये टेस्ट जो है, एक तो मैं बोलता हूँ हमेशा स्मार्टनेस टेस्ट है, और दूसरा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट है, तुम कैसे टाइम मैनेज करते हो। करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज है। मैथ्स का टेस्ट तो बस मैथ्स नाम के लिए है। क्या मजाक कर रहे हैं सर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ u इज इक्वल टू एंड ये एक टर्म दिया, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, अगर u, देखना यहाँ पे अगर दिया हमें u plus 5x is equal to 6 and 3y minus 7v is equal to 20 and the correlation coefficient between x and y, मतलब r दिया हुआ 0.58, then the correlation coefficient between u and y, ये हमें दिया x और y के लिए, ये हमें दिया हुआ है x और y के लिए, हमें निकालना है u और v के लिए क्या होगा। तो u और v के लिए देखना, इक्वेशन x और y का है और इक्वेशन उसी टाइम पे u और v का भी है। तो यहाँ पे हम इतना बोल सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ u एंड v। अब यहाँ पे साइन जो है वो मैटर करेगा, साइन नहीं पता हमें बस, पर कोरिलेशन का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा। अब इसका रिलेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन है नेगेटिव, वो निकालना है बस। तो हम इसको लिखेंगे u के फॉर्मेट में, u विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5x प्लस 6 लिखूंगा मैं, और वहीं पे v विल बी इक्वल टू मैं लिखूंगा 7v विल बी इक्वल टू -3y प्लस 20, मतलब ये v विल बी इक्वल टू 3/7y माइनस 20/7। तो यहाँ से देखना, यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप क्या है, एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह सॉरी एक जगह नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आएगा, तो ये साइन बन जाएगा माइनस, इट विल बी इक्वल टू -0.58। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सबको, एक प्रॉपर्टी है, कुछ अलग है, ये सम आने के चांसेस है। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है। For a group of 8 students, the sum of squares of difference of marks for, अच्छा ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ रैंक्स फॉर मैथ्स एंड स्टैट्स वाज फाउंड टू बी 50। अब कितना, स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स, डिफरेंस बोले तो d ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक कितना दिया हमें 50, सम दिया, तो ये हो गया समेशन ऑफ d स्क्वायर, डायरेक्टली हमें 50 दे दिया। मैंने बोला था डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फार्मूला पता होना चाहिए, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसमें, बस देखना क्या करूंगा, 1 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 8 टाइम्स 64 माइनस 1। अब इसका कैलसी पे निकालेंगे, 1 माइनस ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 64 माइनस 1 इज 63 एंड 63 इंटू 8 दैट विल इक्वल्स टू 504। तब यहाँ से आंसर निकालो इसका, ये क्या आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 504 कम्स आउट टू बी 0.5952, और 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 0.5952 कर दिया, तो आ रहा है 0.4048 विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखा, बहुत सिंपल था, फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइप ऑफ सम सभी को डर लग जाता है क्वेश्चन देख के ही, पर हम यहाँ पे सॉल्व करके आएंगे और 1 मार्क्स सिक्योर करके आएंगे डायरेक्टली। ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम सम्स करते हैं, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा तुम्हारा, कॉन्फिडेंस का ही खेल है सारा। करेक्ट है। 10th क्वेश्चन, सर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, कितना आप नए नए पढ़ाते रहते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा, पर मैं हूं ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, मतलब r, कैपिटल R के लिए दिया, रैंक कोएफिशिएंट है इसलिए कैपिटल R 0.6, देन एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस, मतलब क्या, सम ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर दिया हुआ है 66, डायरेक्टली दिया,
देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना है, बोले तो n निकालना है। r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन d का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आ जाएगा 0.6 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 66 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। मतलब मैं डालूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तो बनेगा 0.6 विल बी इक्वल टू वो प्लस वो, इसको ऐसे ही रखते हैं, 1 माइनस ये आ जाएगा 6 इंटू 66, 6 इंटू 66 बन जाएगा 396 और डिवाइड में क्या आएगा अभी n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम जाएंगे विथ ऑप्शन, डायरेक्टली जल्दी आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में मैंने नंबर 8 रखा, ठीक है, तो अगर 8 रखा तो क्या आएगा नीचे 8 इंटू 64 माइनस 1 63, तो आएगा 8 इंटू 63, 8 इंटू 63 आ रहा है 504, तो 396 डिवाइड बाय 504 कितना आ रहा है 0.78 और 1 में से माइनस कर दो तो 1 माइनस 0.78, देखो मैं सब माइंड में कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है इक्वल टू 0.22 इफ n इज इक्वल टू 8, तो इट इज रॉन्ग, तो n 8 रॉन्ग है। 9 को हम चेक करते हैं, 9 भी चेक गलत ही रहेगा, चेक कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ क्या आएगा यहाँ पे, देखना 396, 9 का 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1, मतलब 9 इंटू 81 माइनस 1 बोले तो 80, तो 9 इंटू 80 करेक्ट है 720। अब 396 डिवाइड बाय 720, एक सेकेंड, डिवाइड बाय 720 0.55 और 1 माइनस 0.55 करूंगा तो 0.45 आएगा, हमको चाहिए 0.6 विच इज अगेन रॉन्ग। कुछ 10 डाल के देखते हैं, अभी करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम है ना, कंज्यूम करेगा पर आंसर देके जाएगा। 10 तो क्या आएगा 10 इंटू टेन स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 1 99, तो 99 इंटू 10 990 आ रहा है। अभी 396 डिवाइड बाय 990 इट इज कमिंग 0.4 और 1 माइनस 0.4 कर दिया तो क्लियरली समझ में आता, आंसर आएगा 0.6, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सबको मैंने जो अभी माइंड में पूरा कैलकुलेशन किया वो सबको समझ में आया, करेक्ट है। हमने बस क्या किया, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करते गए बाय ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, चलो आखिरी के कुछ क्वेश्चन बाकी। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रैंक डिफरेंसेस इन द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10 इन 2 स्टूडेंट्स इज 40, 10 स्टूडेंट्स इन 2 स्टूडेंट्स इज 44। अब 44 क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रैंक, मतलब ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रैंक डिफरेंस, मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू आया है that is 44, then the coefficient of rank correlation, coefficient of rank correlation कैसे आएगा फिर, मतलब ये r is equal to 1 minus 6 summation d square upon n into n square minus 1 which comes out to be 1 minus 6 times 44 upon n क्या है 10 into 10 square minus 1। देखो अभी इसका आंसर क्या आ रहा है, तो 6 इंटू 44 आ जाएगा इसका 264 डिवाइड बाय 990 और यहाँ पे 1 माइनस, तो 1 माइनस 264 डिवाइड बाय 990 जहाँ से आ जाएगा 0.266 और 1 माइनस 0.266 ये आ जाएगा हमारा 0.73, 0.73 ऑप्शन नंबर ए। देखो सिंपल है, फॉर्मूलाज अब तक तो याद हो भी गया रहेगा, इतनी बार तो ये फॉर्मूला कर लिया हमने रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन का। क्वेश्चन 12 बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड है, क्वेश्चन को समझो। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है, प्रॉफिट्स एंड नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ क्लेम ये दो उनके वेरिएबल्स हैं, इज पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। मतलब अगर उनका प्रॉफिट अगर उनको बढ़ाना है तो नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे शुड बी लेस, मतलब ही सपोज तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हो गया तो अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया तो उनका प्रॉफिट, और अगर क्लेम कर दिया तो उनका लॉस हो गया, करेक्ट है। तो जितना वो क्लेम करेंगे उनका वो लॉस, और जितना क्लेम नहीं करेंगे मतलब क्लेम नहीं कर रहे तो प्रॉफिट होते जा रहा, और अगर प्रॉफिट मतलब ये अगर क्लेम करते गए तो प्रॉफिट कम होते जाएगा उनका, मतलब दे आर नेगेटिव कोरिलेटेड, नेगेटिव कोरिलेशन। ऐसे क्वेश्चंस को लॉजिकली सोच के आंसर देना है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते फिर। इन मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशंस, कंकरेंट डेविएशन का मेथड क्या था, आर सी का फॉर्मूला लिखता हूं मैं,
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस हम लिखते थे 2c माइनस n अपॉन n, करेक्ट है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा देखना, ओनली द डायरेक्शंस ऑफ चेंज इन द वेरिएबल्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन क्या करते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन अभी तक हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि रिग्रेशन तो इसमें नहीं लगता, कोरिलेशन क्या लगता है, ये वाला फॉर्मूला, करेक्ट है। और यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डिवीजन भी नहीं है, तो कोरिलेशन ही कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ, लास्ट क्वेश्चन चलो आज का, इसके बाद टेक केयर बाय बाय गुड नाइट वाला डायलॉग अपना, करेक्ट है। देखते क्वेश्चन नंबर 14, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कंकरेंट डेविएशन मेथड इज, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब ही आर सी का डायरेक्ट वैल्यू दिया, इज 1 अपॉन रूट 2, करेक्ट है। इफ द नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन बी 3, मतलब इस सी का वैल्यू दिया, कंकरेंट डेविएशन इज 3, फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, बोले तो कैपिटल एन निकालना है हमें, करेक्ट है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन एन। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत सिंपल बन जाएगा देखना। अब देखना ये हम इसको क्या लिखेंगे, इसी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1/2, पूरी तरह से क्यों लिख रहा हूँ, जबरदस्ती लिख रहा हूँ, देखो समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा मैंने। अंडर रूट ऑफ 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन एन, जहां से ये दोनों भी रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, दोनों रूट चले गए तो क्या बचा यहाँ पे, 1/2 इज इक्वल टू 2c, बोले तो 2 इंटू 3, डायरेक्टली प्लस वाला, प्लस और माइनस वाला साइन मत लिखो अभी, कंफ्यूजन, वो जबरदस्ती दिया हुआ है ऐसा समझ के चलो। 2 इंटू सी माइनस एन का वैल्यू निकालना है, डिवाइड बाय एन, तो ये क्या आया, 1/2 इज इक्वल टू 6 माइनस एन अपॉन एन। अब ये क्या हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा हमारा, देखना यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ, एन ऊपर चला गया और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 12 माइनस 2n, और वो ये बन जाएगा फिर n प्लस 2n इज इक्वल टू 12, यहाँ से बनेगा 3n इज इक्वल टू 12, यहाँ से मिलेगा n इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है और नंबर ऑफ पेयर्स इज कैपिटल N, दैट इज ऑप्शन ई, ऑप्शन ए। और यहीं पे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछा होता तो हम क्या करते थे, n-1 इक्वल टू कैपिटल n, तो मतलब ही इसमें +1 करना पड़ता था, n इक्वल टू कैपिटल N प्लस 1, और n मिलता था 4 + 1 इक्वल टू 5, ऐसा मिलता था अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछा था। हमें पूछा नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो आ रहा है 4 कैपिटल N। इसी के साथ यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में, नया टॉपिक रिग्रेशन वाला टॉपिक, अभी हमने किया कोरिलेशन वाला टॉपिक, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।